बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। दी लॉ टॉक्स के बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो जिसके बारे में पहले से जो है वो गोशगुजार कर दिया गया था कि आइंदा जो वीडियो होगी वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बनेगी। पाकिस्तान में जो ज़हनी अमराज का जो कानून है उस पर और उसके कुछ दीगर जो हवाले हैं, जो दीगर उसके पहलू हैं, उन पर मैं बहुत हैरान हुआ ख़वातीन हज़रात, क्योंकि जो मेरा अपना होमवर्क होता है वीडियो से पहले, वीडियो सेशन से पहले, तो वो उसमें मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में इसके ऊपर कौन सी रिसर्च इससे पहले हो चुकी है या उसका लेवल क्या था। तो आप यकीन कीजिए कि बहुत कम जो थी वो रिसर्च हुई थी तहरीरी तौर पर, यानी रिसर्च पेपर्स, और जो कि मेंटल हेल्थ लॉ की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए। और बहुत कम जो था वो विजुअली अवेलेबल था, लाइक यूट्यूब पे या अदर जो सोशल मीडियास हैं उनके ऊपर, जो इस बाबत बहुत ही कम। गालिबन मैं समझता हूँ कि ये तो पहली वीडियो होगी किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर की तरफ से कि जो पाकिस्तानी हेल्थ लॉ के ऊपर, पाकिस्तानी मेंटल हेल्थ लॉ के ऊपर जो है वो बात करेगा। तो ये चूंकि बहुत ही निगलेक्टेड जो है वो एरिया था, तो मैंने सोचा कि इसको जो है वो सबसे इन इब्तदाई अयाम में, जो हमारे लॉ टॉक्स के इब्तदाई अयाम, इसमें कवर किया जाए। सबसे पहले मैं आऊँगा स्टेटिस्टिक्स की तरफ कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं उसके स्टेटिस्टिक्स क्या हैं, यानी और उसकी बाबत जो कुछ बुनियादी जो दीगर मालूमात है वो क्या है। ख़वातीन हज़रात, मेंटल हेल्थ का जो आलमी दिन है वो है 10 अक्टूबर, गुजर चुका है पिछले महीने। इसके अलावा पाकिस्तान में जो आप यूँ समझिए मुकम्मल जो पूरी आबादी है उसके 10 से 16% जो लोग हैं वो ज़हनी अमराज के मरीज़ हैं। इनमें ज़्यादा मिकदार या ज़्यादा तादाद, माफ़ कीजिएगा, वो है औरतों और बच्चों की। पाकिस्तान में 10,000 लोगों के लिए एक ट्रेंड साइकेट्रिस्ट है, और अलार्मिंगली पाकिस्तान के जो ज़हनी अमराज में मुब्तला बच्चे हैं उनके लिए 4 मिलियन बच्चों के लिए एक ज़हनी अमराज के साइकेट्रिस्ट जो है वो मौजूद है, यानी बच्चों के ज़हनी अमराज का साइकेट्रिस्ट। पाकिस्तान में 4 बड़े अस्पताल हैं जो कि साइकेट्रिस्ट बेस्ड हैं, और जो साइकोलॉजिकल डिजीज़ जो हैं, जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने डिसऑर्डर्स हैं उनको डील करते हैं। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 4 अस्पताल। अच्छा, जो इस साल का जो थीम है वो है डिप्रेशन, यानी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब वो आलमी दिन का जो फैसला करते हैं कि साल ये आलमी दिन होगा, तो उसमें उन्होंने जो थीम रखा है वो है डिप्रेशन। अच्छा, अब पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मसाइल हैं मेंटल हेल्थ के, उसके बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे बड़े मसाइल हैं वो हैं ख़वातीन हज़रात 3। नंबर 1 टॉप पर है डिप्रेशन, और उसकी जो रेशो है इनटू दी पॉपुलेशन वो है 6%। दूसरे नंबर पर है शिज़ोफ्रेनिया, उसकी रेशो है 1.5%। और तीसरी है एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी, उसकी रेशो है 1.2%। अच्छा, थोड़ी देर पहले जैसे मैं बात कर रहा था डिप्रेशन की, जो है वो टॉपर है पाकिस्तान में। तो डिप्रेसिव जो डिजीज़ हैं उनमें जो रेशो है एंग्जाइटी की वो सबसे ज़्यादा है, यानी पाकिस्तान में डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में तकरीबन 34% जो लोग हैं वो एंग्जाइटी के मरीज़ हैं। अच्छा, अब अगर हम सूबों के लिहाज से बात कर लें कि पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं बुनियादी तौर पर, उनमें जो एंग्जाइटी है उसकी रेशो क्या है, तो सबसे टॉप पर जो है ख़वातीन हज़रात वो है बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में 40% जो लोग हैं वो एंग्जाइटी का शिकार हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब सिंध का। सिंध में 16% लोग एंग्जाइटी का शिकार हैं। फिर नंबर आता है ख़वातीन हज़रात पंजाब का। पंजाब में 8% लोग जो हैं वो एंग्जाइटी का शिकार हैं। फिर नंबर आता है केपीके का। केपीके में 5% लोग जो हैं वो एंग्जाइटी का शिकार हैं। अच्छा, ये तो थी कुछ बुनियादी बातें जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मैं समझता हूँ कि करना ज़रूरी थी। अब अगर मैं आऊँ कि मेंटल हेल्थ की तारीफ़ क्या है, मेंटल हेल्थ को ख़वातीन हज़रात जो बयान किया है, मैं वो ज़रा मॉडर्न लॉ की तरफ आऊँगा, क्योंकि पहला लॉ वो वैसे ही रिपील हो चुका है, एब्सोलीट है। तो उसमें सबसे पहले जो है वो सेक्शन
जो है वो 2, 3, 6 और उनकी सब क्लास 1 वो ऑफ द मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 वो इसको डिफाइन करता है मेंटल डिसऑर्डर को, यानी मेंटल डिसऑर्डर होता क्या है। तो वो कहता है जी, मैं पढ़ता हूं आपके सामने, मेंटल डिसऑर्डर मीन्स इलनेस इंक्लूडिंग मेंटल इम्पेयरमेंट, severe personality disorder, severe mental impairment, and any other disorder or disability of mind and mentally disordered shall be construed accordingly and as explained hereunder। यानी वो 2-3 बातें उन्होंने कहा कि जनाब वो उसमें शामिल हैं क्या जी, मेंटल इम्पेयरमेंट है, सीवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, सीवियर मेंटल इम्पेयरमेंट है, और एनी अदर डिजीज और डिसेबिलिटी, और माइंड मेंटली जो शख्स को मेंटली जो है वो डिसऑर्डर कर गए, वो इसे हम कहेंगे कि इसको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। अच्छा ख़वातीन हुज़रात, इसको अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि इस ज़ाहिर इस चैनल का मकसद ही जो है वो पाकिस्तान के जो लीगल जो पहलू है, पाकिस्तान का जो लॉ है, पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है, पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम है, उसके ऊपर बात करना है। तो इसमें पाकिस्तान का जो मेंटल हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ का जो निज़ाम है, जो इसकी लीगल रिजीम है, वो उसमें 3 लॉज हैं कि जिन पर ये मुश्तमिल है। नंबर 1 ल्यूनेसी एक्ट था 1912 का। जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि इस एरिए में ज़हनी अमराज के लोगों से मुतल्लिक कोई कानून ही नहीं है। उन्होंने यहाँ पे कानून बनाया और उसका नाम था ल्यूनेसी एक्ट। इसका मकसद दरअसल लोगों को बताना था कि ल्यूनेटिक किसे कहते हैं। मैं आसान अल्फाज में आपकी गोश गुजार करता हूँ। ल्यूनेटिक कहते हैं एक ऐसे शख्स को कि जिसके जो ल्यूसिड इंटरवल्स जो होते हैं, यानी जब वो उसकी ज़हनी रौ दुरुस्त होती है और उसके बाद वो उसकी ज़हनी रौ दुरुस्त नहीं होती और फिर उसकी ज़हनी रौ अगर दुरुस्त हो जाए, तो ऐसे शख्स को हम कहते हैं ल्यूनेटिक। ऐसा शख्स कि जो मुस्तकिल जो है वो पागल ना हो, बल्कि वो वक्फे वक्फे से वो नॉर्मल भी होता हो, यानी उसकी ज़हनी रौ दुरुस्त भी काम करती हो, और फिर वो जो है वो अपने आप को, या उस ऐसी हरकत उससे सरजद होती हों कि जिससे पता चलता हो कि ये चीज़ों को दुरुस्त तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, या इसका दिमाग जो है वो दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहा, ऐसे शख्स को हम कहते हैं ल्यूनेटिक। उसके बारे में ये कानून था उस ज़माने में जब 1912 की बात हो रही थी, जब साइकेट्री या साइकोलॉजी भी अभी इस लेवल पर नहीं थी कि वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके, लोगों को बता सके, समझा सके, या उसका वैसा सिस्टम भी नहीं था ज़ाहिर उस वक्त। तो वहाँ पे बेसिकली उसका मकसद दरअसल था ऐसे लोगों की डिटेंशन, ऐसे लोगों को डिक्लेयर करना कि ये ल्यूनेटिक हैं और इनमें कानून का जो है वो मकाम ये है। अच्छा जी, उसके बाद ख़वातीन हज़रात, ये आप जानते हैं कि फिर पाकिस्तान जो है 1947 में वजूद में आया। तो उसके बाद चलते चलते, यानी ये देखिए कि ल्यूनेसी एक्ट के 1912 जैसे एक फिरसौदा और मतरूक कानून से लेकर, जो कि 1912 में आया था, उससे लेकर पाकिस्तान में 2001 तक जो है वो कानून ना आ सका। 2001 में मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस जो है वो वजूद में है, जो कि एक्ट नहीं था और ऑर्डिनेंस था, लेकिन वो अपनी तर्ज में एक रेवोल्यूशनरी, एक इनकलाबी कानून था। उसने मेंटल हेल्थ जो ल्यूनेसी एक्ट था 1912 का, उसके तमाम तस्वुरात को तब्दील करके रख दिया। यानी वो पहली मर्तबा जो कानून है वो किसी ल्यूनेटिक की, किसी मेंटली डिसऑर्डर्ड इंसान की ट्रीटमेंट की बात करता है और उसको बेटर हेल्थ सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करने की बात करता है। वो उसको ह्यूमन राइट्स जो है उसके पर्सपेक्टिव में देखता है। वो ह्यूमन राइट्स के जिसका जिक्र जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की फंडामेंटल जो आपके फंडामेंटल जो शिक्के हैं, जो आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, वो हैं आर्टिकल जो है 4, 9 और 23, जिसमें राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी डिस्कस किया गया है। देखिए ख़वातीन व हज़रात, जो मेंटली डिसऑर्डर्ड इंसान है वो तो हमारी ज़्यादा तवज्जो का मुस्तहिक है। वो बतौर इंसान और बतौर एक वल्नरेबल क्लास के कानून की नज़र में ज़्यादा हुकूक जो है वो रखता है। इस वजह से उसको जो 2001 में ऑर्डिनेंस आया हमारा मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस,
उसने उसको ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी और इस कानून में पहली मर्तबा एक पागल शख्स को ज़बरदस्ती कैद किए जाने की लिमिट जो है वो मुकर्रर की। इससे पहले उसकी लिमिट नहीं थी, एक बात। दूसरी बात, पहली मर्तबा इसमें किसी शख्स को जो फोर्सफुल डिटेंशन है, यानी ज़बरदस्ती तरीके से कैद किए जाने को, चाहे वो इलाज की गरज से है, चाहे उसको महज कैद किए जाने के लिए है, उसके खिलाफ अपील का हक दिया। अच्छा, अब अगर मैं ये डिस्कस करूं, मैं बताऊं कि पाकिस्तान में ये जो, या किसी भी जगह पे जो इंसान को मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी वजूहात जो हैं वो क्या हो सकती हैं। पाकिस्तान की जो मेंटल जो वजूहात हैं वो 3-4 हैं, जिसको कि ज़्यादा रेशो जो है वो बयान की गई है। सबसे पहले तो ये होता है जनाब, पाकिस्तान में डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जैसे मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, हादसा हुआ, हादसे के बाद, किसी शदीद हादसे के बाद वापस ज़िंदगी में आने के बाद जो इंसान का जहन बाज़ात, इंसान का दिमाग बाज़ात उसको कबूल नहीं करता एक नॉर्मेलिटी को, उसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फिर है जनाब एंग्जाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम, जो एंग्जाइटी, जैसे हम बात कर रहे थे पहले, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। फिर है जनाब इसमें जिसे हम कहते हैं रिलीजियस डिस्पैरिटी है, हमारे लोगों के दरमियान जो रिलीजियस डिस्पैरिटी है, जो मजहबी बुनियादों पर तफरीक है, वो एक वजह है। वायलेंस है, डिज़ास्टर है, और सोशल पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक डिसेबिलिटी है। वो सारी बातें मिल मिला के इंसान को जो है वो मरीज़ बनाती है, और इसमें औरतों और बच्चों की रेशो दूसरे अफराद की निस्बत बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि अर्बन एरियाज के 18 से 30% जो औरतें हैं वो मेंटली डिसऑर्डर्स का शिकार हैं, इन कंपेरिजन विद 28 से 36% जो औरतें हैं वो हैं देहातों में। अच्छा, इनमें ज़्यादातर होता है हार्मोनल फ्लक्स। अब जो इसकी अगर बायोलॉजिकल रीजंस हम देखें तो हार्मोनल फ्लक्स होता है, शिज़ोफ्रेनिया है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक चीज़ होती है। यानी अगर आप किसी को तवज्जो ना दें, तो ख़वातीन में ये बात मर्दों की निस्बत ज़्यादा होता है कि उनकी तरफ तवज्जो अगर ना की जाए, या जिनकी वो तवज्जो चाहती हैं, वो अगर उनके भाई बहन बाप शौहर या कोई और जिनकी वो तवज्जो चाहती हैं, अगर वो तवज्जो ना करें, तो वो एक किस्म का डिसऑर्डर डेवलप होता है। उसको जो साइकोलॉजी है उसकी जुबान में कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। फिर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और फिर है रेक हैविक। ये सारी खवातीन से मुतालिक हैं। जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ कि खवातीन में ये जो रेशो है ये कहीं ज़्यादा होती। अच्छा, वापस आते हैं जनाब हमारे कानूनी पहलू की तरफ। अच्छा, ये जो था 2001 का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो ऑर्डिनेंस था, ये एक मजमूई तौर पर एक खूबसूरत कानून था, लेकिन इसमें जो फ्लॉज थे उनकी तरफ मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इस ऑर्डिनेंस के तहत पहली मर्तबा फेडरल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया था, जो कि पाकिस्तान में जो मेंटल हेल्थ थी उसके ऑर्गेनाइजेशन और उसकी जो मसाइल हैं या उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखेगी। उसमें 7 माहिर नफ्सियात थे, साइकेट्रिस्ट, और 7 दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स थे, 14 लोगों पर मुश्तमिल। ये एक जो लाया गया था, एक इंतज़ामी ढांचा मैं से कहूँगा, वो जो है उसको बनाया गया था। अच्छा, अब इसमें ये बहुत बड़ी तब्दीली थी कि जो फोर्सफुल डिटेंशन है उसको 72 घंटों से ज़्यादा नहीं किया जाएगा। ये पहली मरतबा हुआ था। ल्यूनेसी एक्ट में तो उसकी कोई जो थी वो, जैसे हम कहते हैं, कोई लिमिट ही नहीं थी। अच्छा, फिर ये ऐसा कानून था कि जिसमें पहली मर्तबा ल्यूनेटिक को इस बात का हक दिया गया था कि वो अपनी शनाख्त को छुपा सकें। यानी बेसियों ऐसे मौके होते हैं कि जहाँ पर उनकी शनाख्त को जाहिर करना मस्ट होता है, या शनाख्त को जाहिर करने ना करने पर जो है वो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसमें कानूनी शनाख्त को छुपाने की ऑप्शन दी गई थी ल्यूनेटिक शख्स को। दूसरी मर्तबा थी, फिर इसमें पहली मर्तबा ये हुआ था कि जो इलेक्ट्रिक शॉक बेस्ड जो थेरापी करते हैं माहिरीन नफ्सियात, उसको बहुत लिमिटाइज किया गया था, बहुत महदूद किया गया था, और बहुत ही कंट्रोल्ड जो है वो रखा गया था। फिर इसमें यह था कि जनाब पहली मर्तबा जिसे हम कहते हैं माइक्रोसिफेली, बड़ी
इंपॉर्टेंट टर्म है ये। माइक्रोसेफेली कहते हैं वो जो, अगर आपने देखा हो हमारे देहातों में, हमारे जो कम तरक्की याफ्ता शहर हैं उनमें एक छोटे सर वाले जो एक अफराद हैं जिनको सब जो है वो कपड़े पहना के बाज़ औक़ात ये जो इल माइंडेड लोग हैं उनको अपने साथ लिए फिरते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं, उसे आम अल्फाज में दौले शाह के चूहे कहा जाता है। गुजरात में एक मज़ार है जहाँ से ये बुरी रस्म मैं समझता हूँ कि शुरू हुई थी, उसको कहते हैं माइक्रोसेफेली। इसकी पहली मर्तबा सज़ा रखी गई थी इस ऑर्डिनेंस में, इससे पहले ये नहीं था क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फिर पहली मर्तबा इसमें कोड ऑफ प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया गया था। कोड ऑफ प्रोटेक्शन दरअसल डेजिग्नेट किया गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि जो किसी मेंटली जिसे हम कहते हैं इम्पेयर्ड शख्स की उसके उसके जो ज़हनी जो जो उसके हकूक़ हैं उनका ख्याल रखेगी और उसकी जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अच्छा, इस सिस्टम के तहत जो कोर्ट ऑफ प्रोडक्शन बनी थी उसने पाकिस्तान में करार वाकई खिदमत अंजाम दी हैं। यानी 20 ऐसे मुकदमा डेली बेसिस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आते हैं कि जिनमें किसी शख्स की जायदाद हथियाने की कोशिश की जाती है या किसी शख्स को डिक्लेयर करवाने की कोशिश की जाती है कि ये जहनी मर्ज है, सो दैट कि उसके बाद चूँकि उसकी जायदाद को फर्दर जो है वो उसको इनहेरिट होना होता है, फर्दर तकसीम होना होता है लीगल हेयर्स में, तो उसकी बड़े स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मुरतब किए गए थे। अच्छा, अब इसमें ये था कि एक केस हुआ जिसका नाम था मुसम्मत शाजिया नाहीद वर्सेस पब्लिक एट लार्ज। इस केस में एक अपील को डिसमिस किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। कोर्ट डिसमिस द अपील इन लिमिनी डिक्लेयरिंग द कोर्ट एज अ गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेंटली डिसऑर्डर्ड गर्ल। मेंटली डिसऑर्डर्ड गर्ल की गार्डियन बनते हुए उसकी सारी उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको हासिल करने के लिए या उसको ग्रैब करने के लिए जो लोग आए थे उनकी अपील खारिज की गई थी। अगर मैं इस बयान करना चाहूँ इस जो मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस था 2001 का, तो उसके नकाइस को, तो नकाइस ख़वातीन हज़रात इसमें ये थे कि ये जेंडर बेस्ड सिस्टम जो है उसको रिकग्नाइज नहीं करता था। अब मर्द और औरत अगर दोनों पागल हैं तो दोनों के जो फितरी तकाजे हैं वो अलग हैं, दोनों के साथ जो लोगों का ट्रीटमेंट होना चाहिए वो भी अलग होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को ये जो ऑर्डिनेंस था ये रिकग्नाइज नहीं करता था। इसमें कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं था कि कैसे ये दो अलग अलग किस्म जो दो अलग जो असनाफ हैं इनके लिए कैसे एक सिस्टम जो है वो बनेगा। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब 18वीं तरमीम वजूद में आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट आई जिसके तहत जो हेल्थ थी वो सूबों को तफवीज़ कर दी गई, यानी ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया। अब इस सूरत में ज़ाहिर है मेंटल हेल्थ जो था वो भी हेल्थ का एक पार्ट था, जनरल हेल्थ का एक पार्ट था, तो ये भी सूबों के पास चला गया। इसके बाद क्या हुआ कि उसमें जब ये सूबों का बन गया तो ज़ाहिर है जो ऑर्डिनेंस था वो वैसे ही ख़त्म हो गया था ही, ऑर्डिनेंस उसको एक्ट की शक्ल में लाया ही नहीं गया। तो सूबों के ऊपर जिम्मेदारी आयद हो गई कि वो अपनी प्रोविंसेस की हद तक जो है वो अपना मेंटल हेल्थ लॉ लेके आएँ। लेकिन यहाँ से हमारी बदकिस्मती जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत वाज़ेह है और हमारी प्रेफरेंसेस, हमारी तरजीहात, हमारी जो चीज़ों को देखने का अंदाज़ है या जो हमारी ह्यूमन राइट्स को देखने का अंदाज़ है दूसरे अल्फाज में, वो बहुत वाज़ेह होता है कि अब तक सिर्फ सिंध और पंजाब ये जो हैं कामयाब हो सके हैं अपना अपना रेलेवेंट लॉ लेके आने का। हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब में पंजाब मेंटल हेल्थ एक्ट 2014 जो है वो उसको नाफिज किया गया है, लेकिन ये भी आप यूँ समझिए कि एक अमेंडेड लॉ है 2001 के ऑर्डिनेंस का, यानी ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं कि जो उसमें थी जिनकी शिक्के मैं पहले आपको बयान कर चुका हूँ। जो सिस्टम वहाँ पे मौजूद था, जो फेडरल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी थी उसको प्रोविंशियल बना दिया गया है, वही चीज़ें हैं सब, सिर्फ उसका आप यूँ समझिए कि उसका लिबास तब्दील किया गया और उसका नाम रखा गया पंजाब मेंटल हेल्थ एक्ट 2014। सिंध में भी ये स्टेप फॉरवर्ड किया गया और उसमें जो अपना लॉ जो है उस अपनी प्रोविंस की हद तक जो है वो मंजूर किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली KPK और बलूचिस्तान अभी तक इसको ये अहमियत ही नहीं दे सके कि ये इसके लिए एक अपना कानून जो है वो भी होना चाहिए। अच्छा,
एक बात बताऊं मैं आपको कि पाकिस्तान पीनल कोड जो है, यानी जो कि ताज़ीरात पाकिस्तान, उसका हम जिसका हम उर्दू तर्जुमा करते हैं, उसमें जो मेंटली इल शख्स है उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो लागू नहीं होती। अच्छा, इस चीज़ को एक जो 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 इसका जो बुनियाद है, जो वो एक लैटिन एक्चुअली प्रिंसिपल था, जिसे हम कहते हैं फ्यूरियसस सोलो फिरोर प्यूनिटर, यानी इनसेन पर्सन इज पनिश्ड बाय हिज इनसेनिटी। उसको मजीद सजा देने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले ही सजा भुगत रहा है। बीइंग इनसेन, इनसेनिटी ही उसकी सजा है। अच्छा, लेकिन अगरचे स्टैट्यूट लॉ में तो ये मौजूद है, लेकिन एक केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में ये डिक्लेयर किया कि बेशक एक केस बेसिकली एक शख्स था जो शिज़ोफ्रेनिक था, और वो कैद था किसी सजाए मौत की जुर्म में। तो वहाँ पे जो है, जब उसको ये सजाए मौत ना दी गई, क्योंकि वो शिज़ोफ्रेनिक है यानी जहनी मरीज़ है, तो उसके ऊपर तो कोई लाइबिलिटी आयद नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में डिक्लेयर किया कि नहीं, शिज़ोफ्रेनिया हमारे कानून की नज़र में एक क्योरेबल डिजीज़ है, और उस क्योरेबल डिजीज़ की वजह से उस सज़ा को नहीं रोका जा सकता जो उसके ऊपर दी जानी चाहिए, और उसको सज़ाए मौत जो है वो दी गई। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है पाकिस्तान के इस कानून में, पाकिस्तान के सिस्टम में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। ख़वातीन व हज़रात, इसमें मैं समझता हूँ दावत फ़िक्र भी है उन सब तमाम लोगों के लिए कि जो पाकिस्तान में लीगल रिसर्च का काम करते हैं और पाकिस्तान में लीगल रिसर्च से दिलचस्पी रखते हैं, कि वो सामने आए और मेंटल हेल्थ के ऊपर जो हैं अपनी रिसर्चेस, अपनी जिसे हम कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल एंडेवर्स जो हैं उनको कौम के सामने लाएं, लोगों के सामने लाएं, हमारे हुकूमती हलकों के सामने लाएं, सो दैट कि इसके ऊपर एक कानून बनाया जा सके ज़्यादा बेहतरीन, ज़्यादा वकी, ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव, कि जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तमाम ह्यूमन राइट्स इशू को भी जो है वो कवर करे, और जो जहनी अमराज के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान में मुश्किलात हैं, उनको भी कवर करे। और इसके बाद फिर ये भी है कि हुकूमत वक्त पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि पाकिस्तान में जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सहूलियात हैं, उनको भी बढ़ाएं। पाकिस्तान बहुत पीछे है, यकीन कीजिए। पाकिस्तान के अगर आप फिगर्स देखें पाकिस्तान की फैसिलिटीज़ की जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं, तो आप अफ्रीका के जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं उनसे भी पीछे हैं, उनके हालात भी पाकिस्तान से बेहतर हैं। तो इस सारी सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आज मैं कवर कर पाया हूँ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। मैं अपना लिंक और ये अपने ईमेल एड्रेस और ये सारी चीज़ें नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर मुझसे मज़ीद इसके बारे में बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, वस्सलाम।